नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियो में हमने किया था काव्य खंड का प्रथम पाठ, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी की दोनों कविताओं कार्नेलिया का गीत और देवसेना का गीत के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और आज उसी कड़ी में हम प्रथम सत्र के लिए निर्धारित दूसरा पाठ, जो कि काव्य खंड का है और विष्णु खरे जी की कविताएं हैं, इसमें आज हम करेंगे सत्य और एक कम, इन दोनों कविताओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस प्रकार यह 12वीं कक्षा का ऐच्छिक हिंदी का जो प्रथम सत्र का पाठ्यक्रम है, उसका दूसरा पाठ हमारा हो जाएगा। और यदि इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने में आपको कुछ भी कठिनाई अनुभव हो, तो आप इनसे संबंधित जो व्याख्या वाली वीडियोस मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, उन्हें देख सकते हैं। इससे व्याख्या समझ करके आप जब ये प्रश्न उत्तर करेंगे तो आसानी से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। और यदि फिर भी आपकी कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं उसे हल करने का प्रयास करूंगी। और साथ ही बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की और भी वीडियोस मिलती रहें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइए कि आप अगला वीडियो किस विषय पर, किस पाठ पर चाहते हैं। और इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाएं। और यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आए, उपयोगी लगे, तो केवल अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, अपने बाकी मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी लाभ उठा सकें। और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की दोनों कविताएं। एक कम कविता पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, एक कम किस कालखंड की कविता है? तो इसके 4 विकल्प हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की। तो बच्चों, आप अच्छी तरह से ये जान चुके होंगे कि इसमें किस काल में यह कविता लिखी गई। इसका सही विकल्प बनता है घ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। प्रश्न संख्या 2, कवि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति के लिए कैसा भाव रखता है? श्रद्धा का, प्रेम का, सहानुभूति का या फिर घृणा का? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? उसके प्रति सहानुभूति का भाव रखता है, यानी विकल्प संख्या ग। अब प्रश्न संख्या 3, कवि ने स्वयं को निम्नलिखित में से क्या स्वीकार किया है? कामचोर, लाचार, धोखेबाज या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, यानी घ विकल्प। अगला चौथा प्रश्न देखिए, कवि किसे ईमानदार मानता है? किसी के सामने हाथ फैलाने वाले को, या प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को, या गतिशील व सक्रिय व्यक्ति को, या फिर आत्मनिर्भर व्यक्ति को? तो कवि ईमानदार किसे मान रहा है? किसी के सामने हाथ फैलाने वाले को, क्योंकि यदि वह बेईमान होता तो उसे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे 5वां प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्र प्रेम की भावना का स्थान किसने ले लिया? भ्रष्टाचार ने, बेईमानी ने, सच्चाई ने, या फिर एक अन्य विकल्प दिया गया है क व ख दोनों? तो सही उत्तर क्या होगा? क व ख दोनों, यानी विकल्प संख्या घ, क्योंकि कवि के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राष्ट्र प्रेम की जगह भ्रष्टाचार और बेईमानी व्याप्त हो गए। प्रश्न संख्या 6, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं से कवि का अभिप्राय है। कौन सा अभिप्राय है? क, समाज के हाशिए पर चला गया व्यक्ति विकास की दौड़ से बाहर हो गया है। या ख विकल्प है, अब वह समाज के संपन्न वर्ग की दया पर आश्रित है। और ग है, क व ख दोनों ही सही हैं, और घ ना तो क सही है और ना ही ख सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या बनना चाहिए? ग, क्योंकि क व ख दोनों ही विकल्प सही हैं।
तो इसीलिए यहाँ ग उत्तर ही सही होगा। आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 7 को। 7वां प्रश्न क्या है कि तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी, यह जो पंक्ति है कविता की, इसमें अलंकार कौन सा है? तो 4 विकल्प दिए गए, रूपक, अनुप्रास, उपमा या श्लेष। बच्चों आप देखते ही समझ सकते हैं कि इनमें लगातार आने वाले शब्दों में प्रारंभ का जो वर्ण है न है, यानी एक ही वर्ण की लगातार आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार होगा। 8वां प्रश्न, एक कम कविता में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर ख व ग दोनों, यानी लक्षणा भी हो सकती है और व्यंजना भी। तो सही विकल्प भी यही है। यहाँ अनेक स्थानों पर लक्ष्यार्थ लिया गया है और पूरे में व्यंजना तो है ही, इसीलिए लक्षण और व्यंजना सही होने के कारण हम इसका सही विकल्प संख्या कौन सी देंगे? घ। 9वां प्रश्न, एक कम कविता की भाषा कौन सी है? ब्रज, सरल सहज खड़ी बोली, तत्सम प्रधान खड़ी बोली या देशज शब्दावली युक्त हिंदी। तो सही उत्तर होगा सरल सहज खड़ी बोली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा इस कविता का तत्व नहीं? प्रतीकात्मकता, व्यंग्यात्मकता, चित्रात्मकता या फिर संगीतात्मकता। तो बच्चों इस कविता में हमें प्रतीकात्मकता भी दिखती है, व्यंग्यात्मकता भी दिखती है, चित्रात्मकता भी है, परंतु यह संगीत की तरह गाई नहीं जा सकती, इसीलिए यहाँ पर संगीतात्मकता नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, हाथ फैलाना मुहावरे का अर्थ है क्या? मुट्ठी खोलना, भीख मांगना, आय से अधिक खर्च करना या फिर हस्तक्षेप करना। तो सही उत्तर क्या होगा? ख, भीख मांगना। 12वां प्रश्न, इस कविता में काव्य गुण कौन सा है? प्रसाद, माधुर्य, ओज या फिर प्रसाद व माधुर्य दोनों। तो सही विकल्प कौन सा बनेगा? घ, प्रसाद व माधुर्य दोनों, क्योंकि प्रसाद गुण वहाँ होगा जहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में बात कही जाए, जिसमें अभिधार्थ निकल रहा हो और उसके अंदर लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ ना हो। और माधुर्य गुण वहाँ होता है जहाँ सीधे सीधे हमारे हृदय को बातें छू जाती हैं। तो यह ऐसी कविता है जिसमें भाषा सरल सहज सुबोध है ही, साथ ही अपने हृदय को छूने वाली बातें भी हैं। तो इसलिए प्रसाद व माधुर्य ये दोनों ही काव्य गुण यहाँ पर विद्यमान हैं। प्रश्न संख्या 13, इस कविता में विद्यमान रस कौन सा है? श्रृंगार, वात्सल्य, शांत या फिर रौद्र। तो सही उत्तर है शांत, ग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, मैंने अपने को हटा लिया है हर डैश से। तो इस पंक्ति को पूरा करना है। अब यहाँ पर हर के बाद क्या आना चाहिए? मोड़, होड़, दिशा या फिर रास्ते। सही उत्तर क्या होगा? होड़ से। इस कविता में ऐसे ही कहा गया ना, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। तो ख विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 15, एक कम कविता निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज की स्वार्थ परक जीवन शैली से या समाज के वंचित वर्ग की निराशा एवं जीवन संघर्ष या आस्थावान, ईमानदार व संवेदनशील जनता का मोहभंग या फिर उपर्युक्त सभी। तो कविता आप पढ़ ही चुके हैं, आपको मालूम है इसमें ये सारी ही बातें आई हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी वाला घ विकल्प ही सही होगा। और आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 16। इस प्रश्न में कहा गया है कि यह कविता किस बुराई की ओर संकेत करती है? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार या फिर प्रदूषण। तो सही उत्तर
भ्रष्टाचार, विकल्प संख्या ग। 17वां प्रश्न, कवि ने स्वयं को लाचार कहा है क्योंकि वह विदेश में रहता है, या निर्धन है, या चाहकर भी ईमानदार व्यक्ति की मदद नहीं कर पाता, या फिर अशिक्षित है। तो सही उत्तर चाहकर भी ईमानदार व्यक्ति की मदद नहीं कर पाता, इसलिए विकल्प संख्या ग सही होगी। आगे प्रश्न संख्या 18 की ओर हम बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। निर्लज, बेबस, लाचार या कंगाल। सही उत्तर निर्लज। 19वां प्रश्न, प्रतिद्वंद्वी का अर्थ है क्या? पड़ोसी, विपक्षी, प्रयासशील या फिर हिस्सेदार। प्रतिद्वंद्वी क्या होता है? या तो शत्रु हो, या विपक्षी हो, या हमारी प्रतियोगिता में शामिल होने वाला हो, जिससे हमारा मुकाबला है, उसे हम बोलते हैं प्रतिद्वंद्वी। तो ख विकल्प सही होगा यहाँ पर, यानी विपक्षी। आगे प्रश्न संख्या 20, निराकांक्षी में उपसर्ग बताइए। तो 4 विकल्प है, नी, निर, निरा या फिर ई। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? निर, क्योंकि निराकांक्षी होता है निर जमा आकांक्षी। ये निर और साथ में आकांक्षी, र के साथ ये आ मिलकर के मात्रा में बदल जाता है और इस प्रकार यहाँ निराकांक्षी आएगा। और बच्चों अगर इसमें प्रत्यय पूछ लिया जाता तो तब उस स्थिति में ई ये वाला होता। अभी हमसे केवल उपसर्ग पूछा गया था, इसीलिए विकल्प संख्या ख ही सही होगी। तो इसी के साथ हमारी ये पहली कविता खत्म हुई और अब हम शुरू करते हैं दूसरी कविता, जिसका नाम है सत्य। यह भी विष्णु खरे की कविता है और इस कविता में जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं उनमें से सबसे पहला प्रश्न कि सत्य कविता में किस पौराणिक संदर्भ को लिया गया है? रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता या फिर विष्णु पुराण। तो सही उत्तर क्या होगा? ख महाभारत, क्योंकि जो 2 मुख्य पात्र हैं विदुर और धर्मराज युधिष्ठिर, ये दोनों ही महाभारत से संबंध रखते हैं। और दूसरा प्रश्न, विष्णु खरे जी द्वारा रचित सत्य किस काल की कविता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो बच्चों ये वर्तमान समय में सत्य के स्वरूप के ऊपर यहाँ वर्णन किया गया है, इसीलिए घ विकल्प ही सही होगा, आधुनिक काल। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है, सत्य कविता में विदुर किसका प्रतीक है? सत्य का, निष्ठा का, प्रेम का या फिर घृणा का। सही विकल्प क सत्य का। प्रश्न संख्या 4, हमें युधिष्ठिर जैसा डैश रखना चाहिए तभी हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। क्या रखना चाहिए? वैभव या दृढ़ संकल्प या आत्मविश्वास या फिर गौरव। सही उत्तर दृढ़ संकल्प, विकल्प संख्या ख। 5वां प्रश्न, सत्य कविता में प्रयुक्त हम किसके लिए आया है? 4 विकल्प दिए गए। क जो सत्य को जानना चाहते हैं, ख जो झूठ बोलते हैं, ग जो निरक्षर हैं या फिर घ जो धनी हैं। तो यहाँ पर हम किसके लिए आया है? जो सत्य को जानना चाहते हैं, यानी विकल्प संख्या क। और आगे 6ठा प्रश्न, सत्य कविता में कौन से अलंकार पूरी तरह व्याप्त हैं? उपमा और रूपक, मानवीकरण और दृष्टांत, अनुप्रास और श्लेष या फिर श्लेष और दृष्टांत। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा मानवीकरण और दृष्टांत, क्योंकि इसमें अधिकांश स्थलों पर हमें सत्य को ही मानव का रूप दिए हुए दर्शाया गया है। तो सत्य का तो मानवीकरण हुआ और युधिष्ठिर या विदुर
इनके दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर अपनी बात को कवि स्पष्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो अलंकार पूरी कविता में छाए हैं वे हैं मानवीकरण और दृष्टांत। आगे प्रश्न संख्या 7, इस कविता में कौन सा रस है? हास्य रस, रौद्र रस, शांत रस या फिर विभत्स रस? तो सही उत्तर क्या होगा? शांत, ग विकल्प। प्रश्न संख्या 8, इस कविता में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर काव्यगा? दोनों। बच्चों, 3 ही शब्द शक्तियाँ होती हैं, या अभिधा या लक्षणा या व्यंजना। और काव्य में हमें इन तीनों में से एक तो अवश्य मिलती है, परंतु कहीं कहीं पर 2 भी मिल जाती हैं। तो यहाँ भी अभिधा और व्यंजना ये दोनों हैं, इसीलिए घ विकल्प ही सही होगा। अभिधा क्यों है? क्योंकि सीधे सरल शब्दों में बात कही गई, लेकिन व्यंजना क्यों है? क्योंकि व्यंग्यार्थ में भी बात की गई है। तो यहाँ अधिकांश रूप में तो व्यंजना ही है, परंतु जब हमें विकल्प दे ही दिया गया क व ग दोनों वाला, तो हम घ को ही सही मानेंगे। इन दिए गए विकल्पों में सर्वोचित घ विकल्प ही नजर आता है। आगे प्रश्न संख्या 9, निर्निमेष का अर्थ क्या है? बिना पलक झपकाए, पल भर में, बिना रुकावट या फिर निरंतर? सही उत्तर होगा बिना पलक झपकाए, क्योंकि नी माने नहीं और निर्मेष का अर्थ है पलकें, यानी जिसमें पलकें नहीं झपकाई जाएं। तो यहाँ पर नी उपसर्ग है और निमेष मूल शब्द है। आगे प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? सत्य कभी दिखाई देता है और कभी ओझल हो जाता है। दूसरा, सत्य का कोई निश्चित आकार नहीं होता। तीसरा, सत्य पुकारने पर हमसे संवाद करता है। या फिर चौथा, सत्य के प्रति निष्ठा रखना और उस पर अडिग रहना अत्यंत कठिन होता है। तो इनमें से हमारे 3 वाक्य तो बिल्कुल सही हैं। पहला, सत्य कभी दिखाई देता है कभी ओझल हो जाता है, यह भी सही है। सत्य का कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह भी सही है। और चौथा जो दे रखा है, सत्य के प्रति निष्ठा रखना और उस पर अडिग रहना अत्यंत कठिन होता है, यह भी सही है। तो गलत वाक्य कौन सा बच गया? ग वाला, सत्य पुकारने पर हमसे संवाद करता है। सत्य कभी संवाद नहीं करता, अपितु यदि पुकारने पर रुक भी जाए तो भी वह हमसे बोलता कुछ नहीं, अपितु उसकी दृष्टि हमारे पास से होती है, ऐसी गुजर जाती है जैसे पता नहीं चलता कि उसने हमारे अंदर प्रवेश भी किया या नहीं, वह हमें देख भी रहा है कि नहीं। तो इस तरह सत्य पुकारने पर हमसे संवाद करता है, यह वाक्य गलत है। आगे प्रश्न संख्या 11, स्फुरण का अर्थ है। क्या क्या अर्थ दे रखे हैं यहाँ पर? कंपकंपी, स्फूर्ति, बुखार या फिर डर? तो सही उत्तर होगा कंपकंपी। क 12वां प्रश्न, हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों, कभी कभी इसको देख करके आप तुरंत समझ गए होंगे कि यहाँ पर अलंकार कौन सा बनना चाहिए। वैसे जो दे रखे हैं विकल्प पहले वो पढ़ते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश। परंतु एक ही शब्द की पुनरुक्ति हो रही है, रेपिटिशन हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पर अलंकार कौन सा बनेगा? पुनरुक्ति प्रकाश। आगे प्रश्न संख्या 13, सत्य कविता की कौन सी काव्यगत विशेषता नहीं है? इसमें 4 विकल्प हैं। तत्सम प्रधान खड़ी बोली, संवादात्मक व विचारात्मक शैली, सहज सरल उर्दू मिश्रित खड़ी बोली या फिर मुक्त छंद। तो कौन सी विशेषता नहीं है बच्चों? तत्सम प्रधान खड़ी बोली इसके अंदर है, तो ये तो विशेषता हुई। आगे संवादात्मक व विचारात्मक शैली ये भी है, क्योंकि यहाँ पर युधिष्ठिर और विदुर का संवाद दिखाया गया और विचार
करने के लिए तो यह विवश करती ही है कविता। आगे जो चौथा विकल्प है मुक्त छंद, यह भी सही है, क्योंकि इसमें छंद इस प्रकार का है कि कोई पंक्ति लंबी है, कोई छोटी है, किसी में वर्णों की संख्या अधिक है और किसी में कम है, कोई एक सामान्य नियम के आधार पर नहीं। ये मुक्त छंद है जिसके अंतर्निहित छंद तो विद्यमान है, परंतु वर्णों की या मात्राओं की संख्या प्रत्येक चरण में निश्चित नहीं है, तो इसलिए मुक्त छंद भी हुआ। यानी कौन सा गलत बना? केवल ग वाला गलत हुआ। सरल सहज उर्दू मिश्रित खड़ी बोली। सरल और सहज तो ये है ही, लेकिन उर्दू मिश्रित नहीं है, इसीलिए यही गलत हुआ। प्रश्न संख्या 14, विष्णु खरे जी के अनुसार सत्य की पहचान कैसे की जा सकती है? अपनी आत्मा की अनुभूति द्वारा, पुस्तकें पढ़कर, पूजा पाठ करके, या फिर मित्रों की मदद से। तो सही उत्तर क्या होगा? अपनी आत्मा की अनुभूति द्वारा। आगे प्रश्न संख्या 15, सत्य कविता में विष्णु खरे जी ने युधिष्ठिर को किसका प्रतीक माना है? धर्म का, सत्य का, सत्य के अन्वेषी का, या फिर सत्य के प्रचारक का? तो सही उत्तर है सत्य के अन्वेषी का। अन्वेषी मतलब खोजने वाला। इस कविता में विदुर स्वयं सत्य का प्रतीक है और युधिष्ठिर सत्य को खोजने वाले का प्रतीक है, इसलिए ग विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 16, कविता के आधार पर उचित शब्दों द्वारा वाक्य में रिक्त स्थान भरो। सोचा होगा, माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने डैश से डैश लौटते हुए, कहाँ से कहाँ की ओर लौट रहे थे? खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ की ओर, या इंद्रप्रस्थ से खांडवप्रस्थ की ओर, या मथुरा से मालवा की ओर, या फिर अयोध्या से मिथिला की ओर? तो सही उत्तर क्या है? आपने यदि कविता पढ़ी है तो आप जान जाएंगे कि इस कविता की अंतिम पंक्ति में इन दोनों स्थानों के नाम हैं, खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न है, युधिष्ठिर के पुकारने पर विदुर किस वृक्ष के तने से टिककर खड़े हो गए थे? पीपल, शमी, बरगद या नीम? इस कविता में आया है कि वे शमी वृक्ष के तने से टिककर खड़े हो गए थे, तो ख विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 18, युधिष्ठिर के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कुंती नंदन, पांडुपुत्र, धर्मराज, या फिर क व ग दोनों? तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? क व ग दोनों, क्योंकि युधिष्ठिर के लिए कुंती नंदन शब्द तो उन्होंने स्वयं ही प्रयोग किया है जब वे विदुर से कहते हैं ये मैं हूँ कुंती नंदन युधिष्ठिर। और एक स्थान पर धर्मराज भी आया है, लेकिन पांडुपुत्र कहीं नहीं आया, तो इसलिए क व ग दोनों सही हैं, यानी विकल्प संख्या घ। और 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य छांटिए। 4 विकल्प दिए गए हैं। सत्य का एक स्थिर रूप, आकार व पहचान होती है। ख, सत्य का रूप वस्तु, स्थिति, घटना और पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। ग, हमारे निरंतर पुकारने पर सत्य भी हमसे संवाद करता है। घ, निश्चित तौर पर सत्य एक प्रकाश पुंज के रूप में आकर हमारे भीतर समा जाता है। इन चारों में से 3 वाक्य गलत हैं, केवल एक ही सही है, तो हम छांट लेते हैं कौन सा। पहला देखिए, सत्य का एक स्थिर रूप, आकार व पहचान होती है, तो गलत है, क्योंकि सत्य का कोई स्थिर रूप तो होता ही नहीं। और ग वाले को देखिए, हमारे निरंतर पुकारने पर सत्य भी हमसे संवाद करता है, यह भी गलत है, क्योंकि सत्य कभी भी हमसे संवाद नहीं करता, हमसे बोलता नहीं। और घ वाला, निश्चित तौर पर सत्य एक प्रकाश पुंज के रूप में आकर हम में समा जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि जब सत्य की ओर से एक प्रकाश पुंज हमारे अंदर हमारी तरफ आता है तो हम
इस बात के लिए कभी भी निश्चित तौर पर नहीं कह पाते कि वो हमारे अंदर समाया या नहीं समाया। तो इसीलिए यह बात भी गलत हो गई। अब यहाँ केवल एक ही वाक्य ऐसा बचता है जो सही है, वो है ख वाला। सत्य का रूप वस्तु, स्थिति, घटना और पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। प्रश्न संख्या 20। सत्य कविता में काव्य गुण है प्रसाद या माधुर्य या ओज या उपर्युक्त सभी। तो बच्चों गुण तो इन तीनों में से कोई एक होना है, लेकिन यहाँ पर है कौन सा? माधुर्य, क्योंकि प्रसाद गुण वहाँ होगा जहाँ सीधे सीधे केवल बात समझ में आ जाए, उनके पीछे का छिपा हुआ कोई अर्थ ना निकल रहा हो, जिसमें अभिधार्थ से हमें अर्थ समझ आए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। लेकिन यहाँ तो अभिधार्थ नहीं है। माधुर्य गुण कहाँ होगा? जब दिल को बातें छू जाती हैं। और ओज गुण कहाँ होता है? जब जोश वाली बात होती है। तो यहाँ पर जोश वाली बात भी नहीं है, यह दिल को छूने वाली बात है, माधुर्य गुण ही विद्यमान है। तो इस प्रकार बच्चों 20 प्रश्न थे एक कम कविता के और 20 प्रश्न सत्य कविता के। इनका निरंतर अभ्यास कीजिए ताकि आपको कविता की बहुत अच्छी समझ हो जाए। और यदि फिर भी कहीं पर कोई समस्या रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूँगी। बच्चों, मुझे आशा है कि अब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। इससे मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है और मैं आपके लिए अगला वीडियो जल्दी से तैयार करने में जुट जाती हूँ। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अभ्यास करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और अंत तक आप इस वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद।